पाकिस्तान और इंडिया इन दो नामों के साथ ही जहन में तारीख, सियासत और तनाज़ात की एक लंबी दास्तान घूम जाती है ना? लेकिन आज की इस गुफ्तगू में हम इन सब चीज़ों को एक तरफ रखते हैं। आज हम सियासत पर नहीं, बल्कि खालिस्तन सिर्फ और सिर्फ मईशत की बात करेंगे। और ये हमें एक बहुत बड़े और सच पूछें तो बहुत दिलचस्प सवाल पर ले आता है। सोचें ज़रा, क्या हो अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में बाकायदा तिजारत शुरू कर दें? क्या इससे वाकई दोनों को कोई फ़ायदा हो सकता भी है? और अगर हाँ, तो ये फ़ायदा, ये पोटेंशियल आखिर है कितना बड़ा? तो आज हम किन चीज़ों पर नज़र डालेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई अभी तिजारत हो कैसे रही है। फिर बात करेंगे उस अरबों डॉलर के मौके की जो सामने पड़ा है। इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों के मुमकिन फ़ायदों को अलग अलग देखेंगे। रास्ते में जो बड़ी रुकावटें हैं उन पर भी बात होगी, और आखिर में देखेंगे कि असल इंतखाब है क्या। चलें जी, तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी महंगा चक्कर। इसमें हम देखेंगे कि इस वक्त दोनों मुल्कों के बीच तिजारत हो कैसे रही है। तो जनाब, सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बराह रास्त तिजारत समझे कि ना होने के बराबर है। ख़ास तौर पर 2019 के बाद तो हालात मज़ीद बिगड़ गए और यह सिलसिला तकरीबन रुक गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। तिजारत असल में रुकी नहीं है। जी हाँ, सामान आज भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा है। बस फ़र्क ये पड़ा है कि ये सारा अमल अब बहुत बहुत महंगा और मुश्किल हो गया है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? होता यूं है कि सामान सीधा एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जाता, बल्कि वो एक लंबा चक्कर काटकर किसी तीसरे मुल्क के जरिए आता है। यहाँ देखें कितना वाज़ेह फ़र्क है। अगर तिजारत बराह रास्त हो तो वो तेज़ भी है और सस्ती भी, लेकिन जो रास्ता अभी इस्तेमाल हो रहा है वो सुस्त भी है और महंगा भी। और इस सब का फ़ायदा किसको हो रहा है? किसी तीसरे मुल्क को। अच्छा, तो ये तो हो गई मसले की बात। अब ज़रा इस बहुत बड़े मौके की बात करते हैं जो ज़ाया हो रहा है। एक ऐसा इनाम जो अरबों डॉलर का है और दोनों मुल्कों के सामने पड़ा है। ज़रा इस हिंसे पर गौर कीजिएगा। बड़े बड़े आलमी इदारों का अंदाज़ा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में तिजारत के दरवाजे पूरी तरह खोल दें तो सालाना तिजारत 30 से 40 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। जी हाँ, अरब डॉलर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। आज की तिजारत के मुकाबले में ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। तो सवाल ये है कि ये सारा पैसा आएगा कहाँ से? कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें इतनी गुंजाइश है? तो जनाब, इसमें ज़राअत है, टेक्सटाइल है, अद्वियात हैं, केमिकल्स हैं, सीमेंट और तामीराती सामान भी है, ऑटो पार्ट्स भी, और यहाँ तक के आईटी और सर्विसेज के शोबे में भी तरक्की के ज़बरदस्त मौके मौजूद हैं। ठीक है, अब ज़रा इस फ़ायदे को अलग अलग करके देखते हैं, यानी किस मुल्क को क्या मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। देखते हैं कि अगर ये तिजारत बहाल होती है तो पाकिस्तान की मईशत को इससे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। पाकिस्तान के लिए फ़ायदे बहुत बड़े हो सकते हैं। सोचें, अगर कपास, दवाइयाँ और केमिकल्स जैसा ज़रूरी खाम माल बिल्कुल पड़ोस से सस्ते दामों मिलने लगे तो इससे महंगाई को कम करने में कितनी मदद मिल सकती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपना सीमेंट, टेक्सटाइल का सामान, ये सब इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट में बेच सकता है। जब बरामदात बढ़ेंगी तो फैक्ट्रियां भी चलेंगी और जाहिर है रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। ठीक है, तो ये तो थी पाकिस्तान की कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं। इंडिया के लिए इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि ये फ़ायदा यकतरफा नहीं है। इंडिया के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि उसे अपने बिल्कुल पड़ोस में 24 करोड़ लोगों की एक बहुत बड़ी मार्केट मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इससे भी बढ़कर पाकिस्तान के रास्ते इंडिया को अफगानिस्तान और फिर वस्ती एशिया की मार्केटों तक रसाई मिल सकती है, और ये इस पूरे खित्ते में उसके माशी असर और रसूख को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हम इन तमाम बड़े बड़े फ़ायदों को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है। इस सब का सबसे बड़ा फाते कोई हुकूमत नहीं होगी। तो फिर कौन होगा? असल फ़ायदा पहुंचेगा आम आदमी को। दुकानों पर चीज़ें सस्ती मिलेंगी, छोटे ताजरों को कारोबार के नए रास्ते नजर आएंगे, किसानों को अपनी फसल की शायद बेहतर कीमत मिले, और नौजवानों के लिए नौकरियां पैदा होंगी। ये हैं वो असली फ़ायदे जो लोगों की ज़िंदगियों में हकीकी तब्दीली ला सकते हैं। और शायद सबसे अहम बात यही है, तिजारत का मतलब सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना नहीं होता। नहीं, तिजारत लोगों के दरमियान राब्ते बनाती है, और जब लोग आपस में जुलते हैं तो पुरानी दुश्मनियां कम होना शुरू हो सकती हैं। अच्छा, अगर ये सब इतना ही अच्छा है तो एक सीधा सा सवाल जहन में आता है, भाई फिर ये सब हो क्यों नहीं रहा? तो जैसा कि सब जानते हैं, इस रास्ते में कुछ बहुत बड़ी, बहुत ऊंची रुकावटें खड़ी हैं। इन रुकावटों में सबसे पहले तो कश्मीर का पुराना मसला है।
پھر دونوں ملکوں کے بیچ گہرا سیاسی عدم اعتماد ہے، سیکیورٹی کے خدشات بھی اپنی جگہ حقیقت ہیں، اور پھر ایک معاشی ڈر بھی ہے، مقامی صنعتوں کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس مقابلے کو برداشت نہ کر پائیں۔ یہ سب بہت حقیقی چیلنجز ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے سوچنے والا۔ دنیا بھر میں ایسی کئی مثالیں بھری پڑی ہیں جہاں ملکوں کے آپس میں بڑے گہرے سیاسی جھگڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے تجارتی تعلقات بہت مضبوط ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انہونی بات ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ہمارے آخری حصے کی طرف لے آتا ہے، یعنی حتمی انتخاب، کیونکہ آخر میں یہ سارا معاملہ آ کر ایک ہی سوال پر رک جاتا ہے، اور وہ سوال ہے ترجیحات کا۔ کیونکہ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا تجارت ممکن ہے۔ نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا معیشت کو سیاست پر ترجیح دینے کا انتخاب کیا جائے گا؟ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے، یہی وہ فیصلہ ہے جس پر سب کچھ منحصر ہے۔ اور دیکھیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں سب کچھ بدل جائے۔ ایک چھوٹا سا قدم بھی آگے بڑھنے کا راستہ ہو سکتا ہے۔ اگر مرحلہ وار، محدود اور کنٹرول طریقے سے بھی تجارت شروع کی جائے تو اس سے بھی دونوں معیشتوں کو سہارا مل سکتا ہے، غربت اور مہنگائی کم ہو سکتی ہے، اور آخر کار پورے خطے میں استحکام آ سکتا ہے۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھنے کی ہے، فیصلہ وہ تو قیادت کو ہی کرنا ہے، لیکن اس فیصلے کا جو فائدہ ہے وہ عوام کا ہے۔